हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोर एजुकेशन जंक्शन। फ्रेंड्स, आज हम बाल मनोविज्ञान के 51 इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं वो पढ़ेंगे। और जो किसी न किसी एग्ज़ाम में, टेट एग्ज़ाम में आप लोगों से पूछे गए हैं, चाहे वो सी टेट हो, यूपी टेट हो, एमपी टेट हो या कोई भी टेट एग्ज़ाम हो, यह क्वेश्चन इतने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में आते ही रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यह क्वेश्चन जो है बाल मनोविज्ञान का ये बेस भी कह सकते हैं इसको, ऐसे क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को आप लोग बहुत अच्छे से, चाहे तो इसको एक दो बार आप लोग सुन लेना और नोट करके इसको याद भी कर लेना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अमेरिका में प्रकाशित प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, यही भी पूछा जा सकता है कि प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी किसकी पुस्तक है। तो प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी जो है वह है विलियम जेम्स के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो चलिए प्रयास एवं भूल का जो सिद्धांत है फ्रेंड्स, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो यह है थॉर्नडाइक है। ठीक है फ्रेंड्स, इन्होंने प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत भी दिया है, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत भी दिया है। ठीक है, इन्होंने कितने 3 सिद्धांत दिए हैं, है ना। प्रयत्न एवं तत्परता का सिद्धांत भी दिया है इन्होंने। ठीक है, तत्परता का सिद्धांत दिया है, त्रुटि का सिद्धांत दिया है, त्रुटि एवं भूल का सिद्धांत दिया है, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत दिया है। इनके जो 3 मुख्य सिद्धांत हैं और 5 इन्होंने गौण सिद्धांत भी दिए हैं। तो आप लोग याद रखना कि 3 आप लोग याद रखोगे तो 5 अपने आप लोगों से यह पूछ लिए जाते हैं कि थॉर्नडाइक जो मुख्य सिद्धांत है उसमें निम्न में से कौन सा मुख्य सिद्धांत है या कौन सा मुख्य सिद्धांत नहीं है। ठीक है, तो यदि आप 3 याद कर लेंगे तो आप लोगों से नेक्स्ट सब बन जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 20वीं शताब्दी। फ्रेंड्स, यहाँ पर लिख लीजिएगा 20वीं शताब्दी। ठीक है, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो यह कथन दिया गया है क्रो एंड क्रो के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता माने जाते हैं। तो यह माने जाते हैं अल्फ्रेड बिने माने जाते हैं, बुद्धि परीक्षण के जो जन्मदाता माने जाते हैं अल्फ्रेड बिने। और इन्होंने एक बुद्धि का सिद्धांत दिया था, एक कारक बुद्धि का सिद्धांत भी इन्होंने दिया था। ये आप लोग याद रखिएगा। 1905 में इन्होंने बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता माने जाते हैं। ठीक है, और इन्होंने एक कारक बुद्धि का सिद्धांत भी दिया था बिने ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो यह कथन दिया गया है रास के द्वारा। फ्रेंड्स, ये वाला जो क्वेश्चन है यह आप लोगों का ईवीएस में भी पूछा जाता है और बाल मनोविज्ञान में भी यह क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वातावरण बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसके द्वारा कहा गया है? रास के द्वारा कहा गया है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है कि स्मृति सीखी हुई वस्तुओं का सीधा उपयोग है? तो यह दिया गया है वुडवर्थ के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा गया है। यह वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, दोनों 8 और 7 और 8। चलिए 9 क्वेश्चन पर आते हैं कि वातावरण बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसके द्वारा? रास के द्वारा। अभी अपन पढ़ा है। 10th क्वेश्चन में देख लेते हैं कि खेल पर आधारित विधि का नाम क्या है? तो खेल पर आधारित विधि है वो है किंडरगार्टन विधि। ठीक है, किंडरगार्टन विधि के जो जन्मदाता थे फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दें, वह थे फ्राबेल।
ठीक है, इसको ऐसे याद रखना, जो किंडरगार्टन है, गार्डन याद रखा, गार्डन से गार्डन याद रखना। गार्डन में क्या रहते हैं, फूल रहते हैं, तो फूल से आप याद, फ्लावेल से आप रखोगे याद, फूल से आप लोग याद रखोगे फ्लावेल। ठीक है, तो इस प्रकार से याद रख लेना कि खेल पर आधारित विधि कौन सी है, किंडरगार्टन विधि है, और यह है फ्लावेल इसके जन्मदाता हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं फ्रेंड्स। देखिए, बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा होता है? तो बाल विकास को जो सर्वाधिक प्रभावित करता है वह क्या करता है, खेल कूद का मैदान। ठीक है फ्रेंड्स, तो खेल कूद का मैदान सबसे अधिक प्रभावित करता है, क्योंकि खेल कूद के मैदान में देखिए हमारा शारीरिक विकास होता है, खेल कूद के मैदान में आप लोगों को पता है शारीरिक विकास भी होता है, और क्या होता है, मानसिक विकास भी होता है। ठीक है, और इसी में हमारा जो है, हम बालकों के साथ में एक दूसरे से खेलते हैं, एक दूसरे के साथ खेलते हैं। ठीक है, तो इसमें एकता की भावना का विकास भी होता है। ठीक है, और इसमें जो है हमारा जो सामाजिक भावना का भी विकास होता है। ठीक, आप लोगों को कितने याद रहेगा? तो इसमें इसलिए खेल के मैदान को बाल विकास में सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक माना गया है। ठीक है फ्रेंड्स, जब ये क्वेश्चन आप लोगों के पास आए तो आप लोग किस पर लगाओगे, खेल कूद का मैदान पर। ठीक, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। किसकी क्रियाशीलता का संबंध मनुष्य की पाचन क्रिया से भी होता है? तो यह होता है अधिवृक्क ग्रंथि का। तो यह होता है फ्रेंड्स, अधिवृक्क ग्रंथि का संबंध होता है, जो मनुष्य की पाचन क्रिया से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ग्रंथि की दोषपूर्ण कार्य के कारण व्यक्ति का लैंगिक विकास उचित रूप से नहीं होता। तो कौन सी ग्रंथि के कारण जो है दोषपूर्ण कार्य के कारण व्यक्ति का लैंगिक विकास उचित रूप से नहीं होता? तो यह नहीं होता है फ्रेंड्स, पीनियल ग्रंथि के कारण। ठीक, तो हमने अभी आप लोगों को बताया क्वेश्चन में कि किंडरगार्टन जो विधि है उसके जनक कौन है, फ्लावेल है। इनको फ्लावेल इस टाइप से बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसको गार्डन याद रखना। ठीक है, कहीं गार्डन दिया जाता है, कहीं गार्डन दिया जाता है, तो आप गार्डन से याद रखना कि गार्डन में बहुत सारे फूल होते हैं, और फूल को आप जोड़ लेना फ्लावेल से। ठीक फ्रेंड्स, याद भी करना तो कॉन्सेप्ट क्लियर करके याद करना, क्योंकि क्या होता है कभी कभी एग्ज़ाम में जब 4 ऑप्शन आते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, या फिर हम कोई ऐसी ट्रिक बना लें जिससे हमको याद रहे। ठीक है, तो आप लोग ऐसा पढ़ना और अपने कॉन्सेप्ट ऐसे क्लियर करके रखना, ताकि जब आपके पास 4 ऑप्शन आए तो 4 ऑप्शन आए या ना आए, आपके पास क्वेश्चन आए और आपको आंसर आपको दिमाग में आ जाए कि किंडरगार्टन विधि के जनक, तो आपका आ जाएगा फ्लावेल, बगैर ऑप्शन देखे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ऐसे पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। किस विधि में शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है? तो फ्रेंड्स, जो होता है आगमन विधि होती है उसमें शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, 16 पर देखते हैं। देखो, सुनो और बोलो किस विधि पर आधारित है? तो यह है हमारा प्रदर्शन विधि पर आधारित है। देखो, सुनो और बोलो। देखो, हमें देखना भी है। देखिए, जब आप लोग देखते हो ना, कोई चीज़ हम देखते हैं, प्रदर्शनी लगी होती है। ठीक है, तो प्रदर्शन विधि का यही मतलब होता है कि जब कोई चीज़ हमको दिखाई जाती है, बहुत सारी चीज़ें हमको दिखाई जाती हैं, तो इसका क्या मतलब, देखो, हम उसको प्रदर्शनी क्या करते, देखो, सुनते भी हैं उसके बारे में और फिर बोलते भी हैं। तो देखो, सुनो और बोलो किस विधि पर आधारित है? प्रदर्शन विधि पर आधारित। ठीक है फ्रेंड्स, इतना याद रहेगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। वह कौन सी विधि है जिसमें पहले नियम बताया जाता है
और बाद में उदाहरण दिया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, नियम, ना से नियम आएगा, आप लोग याद रखना, और ना से निगमन, तो आप दोनों यहाँ याद रख लें, क्योंकि इस विधि में कंफ्यूज बहुत होते हैं। इसलिए आप याद रखेंगे कि पहले नियम आए तो निगमन। ठीक है, पहले नियम बताए जाते हैं और उसके बाद में उदाहरण दिए जाते हैं, याद रहेगा। पहले अगर नियम आ रहा है तो निगमन आएगा। ठीक, चलें, इतना आपको क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। 18, उस विधि का नाम बताइए जिसमें पहले उदाहरण दिया जाता है और बाद में नियम दिए जाते हैं। ठीक है, उदाहरण, ठीक है, उदाहरण पहले दिए जाते हैं और फिर बाद में नियम। तो पहले उदाहरण आते हैं, तो उदाहरण में क्या आ गया, आगमन। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इतना याद रखना, जो निगमन का उल्टा आगमन, निगमन का उल्टा आगमन। तो निगमन में क्या, पहले नियम बाद में उदाहरण, और आगमन में क्या होता है, पहले उदाहरण बाद में नियम। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखना। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। विशिष्ट से सामान्य की ओर। देखिए फ्रेंड्स, विशिष्ट से सामान्य की ओर कौन सी विधि जाती है, तो निगमन। निगमन में क्या होता है, पहले नियम बताते हैं फिर उदाहरण देते हैं, इसको भी आप याद रखना। और विशिष्ट से सामान्य की ओर मतलब पहले विशिष्ट चीज़, विशिष्ट क्या हो गया, हमारा नियम हो गया। ठीक है, और सामान्य क्या हो गया, हमने उदाहरण दे दिया। ठीक, तो विशिष्ट से सामान्य कौन सी विधि है, निगमन विधि है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब बनाया गया, तो फ्रेंड्स शिक्षा का अधिकार अधिनियम बनाया कब बना कब बना, 2009 में बना। ठीक है, बना तो जब कोई चीज़ बन के तैयार हो गई, ठीक है, फिर क्या हुई, लागू। तो फ्रेंड्स यह लागू हुई थी हमारी 1 अप्रैल 2010 को। ठीक है, 1 अप्रैल 2010 को हमारा ये लागू हुआ था। बन के तैयार कब हुआ, 2009। और शिक्षा का अधिकार कब बना, 2009। और लागू कब किया गया, उसको स्टार्ट कब किया गया, 1 अप्रैल 2010 को। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। इतना याद रहेगा फ्रेंड्स, एक एक टॉपिक, एक एक कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर करना, एक एक क्वेश्चन क्लियर करना है। ठीक है, कभी दिमाग में ये नहीं लाना फ्रेंड्स, क्योंकि पढ़ने में हमेशा हमें जो पढ़ने वाले रहते हैं वो ये दिमाग में नहीं लाना कि ये चीज़ नहीं पूछी जाएगी, इसलिए हम इसको नहीं पढ़ते। नहीं, जो हमारे सिलेबस में है हमको वो सब कुछ पढ़ना है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोगों को पता है ना कि यह जो एग्ज़ाम होंगे वह 1-1 महीने चलते हैं। अब 1 महीने में यदि एक पेपर होता तो हम सब लोग एक जैसा पढ़ लेते और बना देते। ठीक है, कम पढ़ना पड़ता, लेकिन हमको क्या करना, हमको पूरा पढ़ना है, क्योंकि पता नहीं कौन सा क्वेश्चन हमारे हाथों में आए। ठीक है, इसलिए हमको क्या करना है, सब कुछ कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करते हुए पढ़ना है। यह नहीं सोचना कि ये नहीं आता इसलिए मैं यह नहीं पढ़ूंगी या नहीं पढ़ूंगा, हमको सब पढ़ना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है फ्रेंड्स 21। शिक्षा मनोविज्ञान की पहली पुस्तक कब एवं किसके द्वारा लिखी गई। फ्रेंड्स देखना, इसको बहुत अच्छे से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि शिक्षा मनोविज्ञान की जो पहली पुस्तक थी वह लिखी गई थी थॉर्नडाइक महोदय के द्वारा और 1903 में लिखी गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, शिक्षा मनोविज्ञान की जो पहली पुस्तक है वह लिखी गई थी 1903 में और थॉर्नडाइक के द्वारा। ठीक, अभी हमने आप लोगों को एक क्वेश्चन बताया था 22 में कि 2009 में हमारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम बना था और जब लागू हुआ फ्रेंड्स, यह लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 23 क्वेश्चन पर। एक मिनट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा। ठीक है, तो मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा था फ्रेंड्स 16वीं शताब्दी में। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा था, अरस्तु ने कहा था, और एक महोदय और थे, वह थे प्लेटो। ठीक है, तो आप लोगों को किसी का भी नाम आ जाए, अरस्तु का नाम आ जाए, प्लेटो का नाम आ जाए, तब दोनों में से मतलब एक दोनों तो दिएंगे नहीं होंगे। ठीक है, एक ही दिया होगा, या अरस्तु या प्लेटो। ठीक, तो आप लोगों को दोनों ही याद रखना जरूरी है।
चलिए, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद रखिएगा कि 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा? तो आत्मा का विज्ञान कहा था अरस्तू ने और प्लेटो ने। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। नए रचनात्मक कार्यों को सीखने पर कौन सा सिद्धांत बल देता है? नए रचनात्मक कार्यों को सीखने पर अंतर्दृष्टि का सिद्धांत वो है बल देता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग हमें कमेंट्स करके बताइए कि अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है वह किसने दिया था? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया था, आप लोग ये बताएंगे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं। स्किनर किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो फ्रेंड्स, स्किनर जो थे वह व्यवहारवादी थे। ठीक है, याद रखना, स्किनर कैसे थे? व्यवहारवादी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कोहलर किस संप्रदाय से संबंधित थे? कोहलर महोदय थे जो किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो वह थे संज्ञानवादी। ठीक है, इतना याद रखिएगा इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। देखिए, सुल्तान नाम के चिंपांजी पर किसने प्रयोग किया था? तो जो सुल्तान नाम का जो चिंपांजी था फ्रेंड्स, उस पर प्रयोग किया था कोहलर महोदय ने। ठीक है, तो अभी हमने आप लोगों को बताया था कि जो कोहलर थे वह किस से संबंधित थे? ठीक है, या किस संप्रदाय से संबंधित थे कोहलर? तो वह थे संज्ञानवादी से संबंधित। ठीक, चलिए यह क्वेश्चन देखना फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप बहुत अच्छे से सुनिएगा और समझिएगा। देखिए, खेत में बिजू का खड़ा था। फ्रेंड्स, बिजू का कोई व्यक्ति नहीं है या कोई जानवर नहीं है। बिजू का क्या होता है कि एक वो बना देते हैं, मतलब आदमी जैसा बना देते हैं खेत में। जो लोग खेती से संबंधित होंगे, गांव साइड के होंगे, वो समझते होंगे कि खेत में एक आदमी जैसा बना देते हैं, उसको कपड़े वपड़े पहना देते हैं, सिर बना देते हैं उसका, और उसको खेत में खड़ा कर देते हैं। तो इसके डर से जो होता है, इसको काक भगोड़ा भी बोला जाता है शायद। ठीक है, तो मतलब इससे जो पक्षी है ना वो नहीं आते खेत में। ठीक है, तो यह बना देते हैं। तो खेत में बिजू का खड़ा करना एवं उसे देखकर पक्षियों को भागना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ठीक है, तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है कि खेत में एक बिजू का खड़ा करना और उसे देखकर पक्षियों को भागना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह करता है शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह भी आ जाता है फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन यह भी आया था एग्ज़ाम में कि एक बालक है, वह जो बिजली की कड़कड़ाहट सुनकर वो पहले डरने लगता है। ठीक, पहले वो डरने लगता है, रोने लगता है। फिर उसके बाद में जब वो दोबारा जब वो उस बिजली की आवाज़ सुनता है कड़कड़ाहट की, तो फिर वो क्या करता है? हंसने लगता है। फिर वो उसको जब भी बिजली की कड़कड़ाहट की आवाज़ आती है तो वह हंसने लगता है। ठीक है, तो यह किस सिद्धांत से संबंधित है? तो फ्रेंड्स यह भी शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह से है फ्रेंड्स, देखिएगा कि डमरू पर बंदर का डमरू बज रही है और डमरू पर बंदर का नाचना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अगर डमरू बज रही है, उसमें बंदर नाच रहा है, तो यह क्या है? शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत। ठीक है, और बिजली का कड़कड़ाना भी किससे संबंधित है? शास्त्रीय अनुबंध के सिद्धांत से संबंधित। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 पर देखिए, 30 पर, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, बालक का विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण का है। तो क्वेश्चन आ जाता है कि बालक का विकास जो होता है वंशानुक्रम एवं वातावरण का क्या है? तो योग है, गुणनफल है। तो यह क्या है? गुणनफल है। ठीक है, वंशानुक्रम और वातावरण का क्या है? ये गुणनफल। इसको याद रखना, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31,
देखिए फ्रेंड, जीवन का सबसे कठिन काल माना जाता है, जीवन का सबसे कठिन काल माना जाता है। तो सबसे कठिन काल किसे माना जाता है? या किशोर अवस्था को माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जीवन का सबसे कठिन काल किशोर अवस्था को माना जाता है। ठीक है, बसंत ऋतु की अवस्था भी इसी किशोर को कहा जाता है। ठीक है, और भी अवस्थाएं जो होती हैं वो किशोर से संबंधित होती हैं, जैसे स्वर्णिम अवस्था बोली जाती है। ठीक है, और आंधी तूफान की अवस्था भी किशोर अवस्था को बोला जाता है। ठीक, आंधी तूफान की अवस्था भी किशोर अवस्था को बोला जाता है। तो यह आप लोग थोड़ा याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दिवा स्वप्न एवं भाषा के उपकरण की अवस्था होती है। दिवा स्वप्न और भाषा के उपकरण। तो फ्रेंड्स, जब भी आ जाए दिवा स्वप्न, ठीक, तो आप याद रखेंगे कि किशोर अवस्था को दिवा स्वप्न और भाषा के उपकरण की अवस्था बोली जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आएगा हमारा 33। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? फ्रेंड्स, भाषा में जो है अर्थ की जो सबसे छोटी इकाई होती है, फ्रेंड देखिए इसको याद रखना, अर्थ की छोटी इकाई, अर्थ की सबसे छोटी इकाई कहती है स्वर्णिम। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो आप लोग एक ही चीज़ याद रखिएगा कि स्वर्णिम। इसलिए मैं और दूसरी चीज़ें आप लोगों को बता नहीं रही हूँ, ठीक है, कि आप लोग कंफ्यूज होंगे। जो एक चीज़ बता दी उसमें आप उसका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, फिर उसके बाद में आपको वो चीज़ें, दूसरी चीज़ अपने आप जुड़ती चली जाएंगी। ठीक, चलिए, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होगी स्वर्णिम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 33 क्वेश्चन पर आते हैं, 34 पर आते हैं। आनुवांशिकता के मूल संवाहक माने जाते हैं। तो आनुवांशिकता जो होती है फ्रेंड्स, उसके मूल संवाहक माने जाते हैं जीन्स। ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ये भी आया हुए क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग को ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। किसी छात्र का बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास तथा संवेगात्मक विकास, उसकी विकास की प्रक्रिया का कौन सा कारक है? देखिए फ्रेंड्स, किसी छात्र का बौद्धिक विकास, शारीरिक तथा संवेगात्मक विकास, उसकी विकास की प्रक्रिया में कौन सा कारक है? तो फ्रेंड्स, यह है जो है वो आंतरिक कारक है। देखिए, बौद्धिक विकास हम शारीरिक, जो शरीर का जो विकास होता है, अंदरूनी अंगों का विकास नहीं देख पाते ना। बालक की जैसे लंबाई को देख सकते हैं हम, ठीक है, लेकिन जो उसके अंदरूनी जो अंग है उसका विकास का हम नहीं देख पाएंगे। और संवेगात्मक विकास, ठीक, तो यह कौन से विकास का है? आंतरिक विकास। देखिए फ्रेंड्स, बालक का जो विकास होता है वह दो तरीके से होता है, एक होता है आंतरिक और दूसरा होता है बाह्य। तो आंतरिक कारक और बाह्य कारक दो कारक होते हैं। ठीक है, तो आंतरिक कारक जो होते हैं, जो हमको दिखाई नहीं देते हैं, हम उनको महसूस, उनको अनुभव कर सकते हैं। ठीक, और जो बाह्य कारक होते हैं फ्रेंड्स, तो वह हम बालक को देख सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने बालक का वजन देख लिया, उसकी लंबाई देख ली, ठीक है, उसके बाल देखे, ठीक, ये सब चीज़ें हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। ठीक, तो जब हम बाहरी रूप से हम उनको निरीक्षण कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो यह हो गया बालक का बाह्य विकास। और आंतरिक विकास में देखिए, बुद्धि हमको नहीं पता है, उसके संवेगों को हमें नहीं मालूम कि उसमें कितने संवेग हैं, कैसे संवेग हैं, ठीक है, किस प्रकार की बुद्धि का विकास हो रहा है, हम बस उसका अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, तो यह कहलाते हैं आंतरिक विकास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। पियाजे के अनुसार किसी बालक में तार्किकता का अभाव किस आयु तक होता है? तो देखिए फ्रेंड्स, जब बच्चा छोटा होता है ना, तो वह तर्क नहीं कर सकता, तो वह तार्किकता का अभाव वह होता है, उसमें 7 वर्ष तक होता है। फिर 7 वर्ष के बाद बच्चा क्या करने लगता है? तर्क वितर्क करने लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। किसी बालक में चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन का मूल आधार है।
ठीक है, कोई बालक है, चिंतन की योग्यता उसकी अच्छी है तो उसके सफल जीवन का मूल आधार क्या है? चिंतन की योग्यता। तो यह कथन किसका है? तो यह कथन के दिया है क्रो एंड क्रो ने। ठीक है फ्रेंड्स, याद रहेगा कि किसी बालक में चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन का मूल आधार है। और एक और अभी हमने आप लोगों को पढ़ाया ना कि क्रो एंड क्रो ने क्या कहा? 20वीं शताब्दी का बालक, ठीक है, 20वीं शताब्दी का बालक, वह भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। 38 स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक में कब से कब तक होती है? स्वकेंद्रित मतलब बच्चा खुद पे केंद्रित होता है, खुद की खुशियाँ, खुद की रुचियाँ, खुद को जो चीज़ अच्छी लगती बस वह स्वकेंद्रित रहता है। ठीक, तो वह रहता है फ्रेंड्स 3 से 6 वर्ष का जो बालक होता है वह जो है स्वकेंद्रित अवस्था रहती है उसकी। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 पर आते हैं फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, उत्तर बाल्यावस्था का समय होता है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी है कि उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था क्या कहलाती है। ठीक है, तो पूर्व बाल्यावस्था हमने आप लोगों को बताया था वो होती है 3 से 6 पूर्व होती है, और उत्तर बाल्यावस्था होती है वह होती है 6 से 12। ठीक, याद रहेगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, 40 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, बालकों में सौंदर्य अनुभूति विकसित करने का आधारभूत साधन है। तो देखिए सौंदर्य अनुभूति मतलब वह प्रकृति अच्छी चीज़ों को देखे। ठीक है, तो वह विकसित करने का आधारभूत साधन क्या होता है? प्रकृति अवलोकन। ठीक है, तो उसको भ्रमण पर ले जाया जाए बालक को तो वो अच्छी अच्छी चीज़ें देखेगा, है ना, चिड़िया, पर्वत, झरने, नदियाँ, ये सब चीज़ें देखेगा, तो सौंदर्य अनुभूति उसकी जो विकसित करने के आधारभूत साधन हैं। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं हम। देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है लास्ट के 10 क्वेश्चन जो लास्ट के हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो थोड़ा आप इन पर बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 41 पर आते हैं। चलिए 41 को देखते हैं कि समान स्तर में बालक बालिकाओं का बौद्धिक स्तर भिन्न होता है। समान स्तर में बालक बालिकाओं का जो बौद्धिक स्तर होता है फ्रेंड्स, वह क्या होता है? भिन्न होता है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो यह कथन दिया गया है हरलॉक के द्वारा। हरलॉक ने क्या कहा? बालक और बालिका मतलब लड़के और लड़कियों का बौद्धिक स्तर जो होता है वह भिन्न होता है। ठीक है, समान स्तर मतलब समान स्तर आयु में यदि मान लो 5 साल का बच्चा है और 5 साल की बच्ची है, बालक है और बालिका है, तो इन लोगों का जो बौद्धिक स्तर वो होगा अलग अलग होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। अमेरिका के मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता है? तो ये क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं फ्रेंड्स। यह किसे माना गया है? विलियम जेम्स को माना गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। 43 पर अस्थायी मानव दांत कितने होते हैं? देखिए फ्रेंड्स, अस्थायी मानव दांत कितने होते हैं? 20। ठीक, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं फ्रेंड्स कि अस्थायी मानव दांत कितने होते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों के बारे में भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि हमें हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। हमने आपको पहले ही बोला है कि हमें हर चीज़ के बारे में हम ये नहीं सोचना है कि ये नहीं आएगा क्वेश्चन। हम मतलब जितने भी क्वेश्चन आएंगे हमसे बनना ही चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि नहीं मैं ये नहीं पढ़ूँगा, ये नहीं आएगा, इसमें से नहीं आता, सिलेबस में कहीं से भी कुछ भी आएगा। ठीक है, मतलब ऐसा क्वेश्चन भी आएगा कि जिसके बारे में आप पढ़ोगे भी नहीं वो भी क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमें सब क्वेश्चन पढ़ना है, ये नहीं सोचना कि हमने पढ़े नहीं हैं। ठीक, चलते नेक्स्ट पर आते हैं। 44 पर देखते हैं, अधिगम अंतरण कितने प्रकार के होते हैं? देखिए फ्रेंड्स, अधिगम अंतरण जो होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं? मतलब हम अधिगम
कितने प्रकार के होते हैं? तो यह होते हैं फ्रेंड्स 3 प्रकार के अधिगम होते हैं, जैसे धनात्मक अधिगम, धनात्मक जो अंतरण होता है, और ऋणात्मक अंतरण और शून्य अंतरण। सुनिएगा फ्रेंड्स इसको थोड़े से कि अधिगम जो अंतरण होता है या वह कितने प्रकार के होते हैं। तो 3 ही आप लोगों को याद रहेंगे। तो धनात्मक सुनिएगा अच्छे से, जैसे एक बालक है और वह क्या चलाना सीख गया है, एक साइकिल चलाना सीख गया है। ठीक है, एक बालक है और एक वो साइकिल चलाना सीख गया है। अब वो साइकिल तो चलाना सीख गया है, लेकिन वो आगे चल के को क्या चलाएगा, 2 व्हीलर कोई गाड़ी चलाने लगेगा, मोटरसाइकिल चलाने लगेगा। तो उसका जो सहयोग, जो पुराना नॉलेज है ना, उसका ज्ञान जो है वह नए ज्ञान से जुड़ जाएगा और वह चीज़ सीखने लगेगा, सीख जाएगा। ठीक, इतना समझ में आया कि पुराना ज्ञान जो है वह नए ज्ञान में मदद करता है, सीखने में, नए ज्ञान को सीखने में मदद करता है। यह कहलाता है हमारा धनात्मक। देखो प्लस प्लस हो रहा है ना, पुराना ज्ञान प्लस नया ज्ञान, मतलब जो हमें कुछ पहले से भी जानकारी थी उसके बारे में, और फिर हम उसी से जोड़ते हुए हम नया ज्ञान हमने प्राप्त कर लिया, उसी से संबंधित। चलिए ये आपको इतना समझ में आया। अब देखिए ऋणात्मक अंतरण। देखिए फ्रेंड्स, ऋणात्मक अंतरण वो कहलाता है कि आपने जो ज्ञान सीखा है पहले, वह है उसके कारण जो है आप क्या है, नए ज्ञान को नहीं सीख पा रहे हैं। जो पुराना जो ज्ञान आपका जो सीखा हुआ ज्ञान है, उसके कारण आपने नए ज्ञान को ठीक से नहीं सीख पा रहे हो, मतलब वो आपके ज्ञान को जो है वो कम कर रहा है, ऋणात्मक मतलब घटा रहा है, वो आपको उपयोग में नहीं आ रहा है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आपका रहेगा शून्य अंतरण। तो वह ज्ञान जो है होगा फ्रेंड्स, ना तो वह आपके ज्ञान को बढ़ाएगा और ना ही आपके ज्ञान को कम करेगा, मतलब वह आपकी कोई उसकी जो अवस्था होगी, उस ज्ञान की अवस्था होगी, वह ना के बराबर होगी। ठीक है, कि आपने सीखा है लेकिन वह ना तो वह आपके ज्ञान को बढ़ा रहा है और ना ही आपके ज्ञान को कम कर रहा है, इसलिए वह कहलाता है हमारा शून्य अधिगम कहेगा या शून्य अंतरण कहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, गणित संबंधी विकार को क्या कहते हैं? देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि गणित संबंधी जो विकार होता है फ्रेंड्स, उसको कहते हैं डिसकैलकुलिया। देखिए इसमें क्या है कि गणित संबंधी हमारा जो विकार है डिसकैलकुलिया, आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं गणित में, तो आप लोग ऐसे याद रख लेना इसको, डिसकैलकुलिया, कैलकुलेटर से कैलकुलिया बना देना उसको। ठीक, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं हम 46 पर। देखिए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, तो वह है फ्रेंड्स 11 वर्ष के बाद की जो अवस्था होती है वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, कोमल शिल्प उपागम किसी से संबंधित है? कोमल शिल्प उपागम किससे से संबंधित है? ठीक है, तो वह संबंधित है फ्रेंड्स मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुप्रयोग से, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुप्रयोग से कोमल शिल्प उपागम संबंधित है। ठीक है, ये थोड़ा नया सा लग रहा है तो आप इसको अच्छे से देख लेना। चलिए भूख और प्यास, भूख और प्यास जो वो कैसे जो प्रेरक हैं? तो फ्रेंड्स इसमें बताया गया है भूख और प्यास जो हैं वो अर्जित प्रेरक हैं, भूख और प्यास अर्जित प्रेरक है। थोड़ा सा फ्रेंड्स आप देख लीजिएगा इसको। ठीक है, क्योंकि मैंने देखा था कि जो हमारा आयोग है वह यही मानता है कि भूख और प्यास जो है वो अर्जित प्रेरक है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। बस लास्ट के 3 क्वेश्चन और हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं 49।
49 में देखिए, आत्म केंद्रित व्यक्ति कौन कहलाता है? फ्रेंड्स, आत्म केंद्रित व्यक्ति कहलाता है जो अंतर्मुखी व्यक्ति होता है। ठीक है, अंतर्मुखी व्यक्ति होता है जो वह कहलाता है आत्म केंद्रित। एक है जुंग महोदय हैं, ठीक, इनको यंग या जुंग इस टाइप से बोलते हैं। ठीक है, कुछ भी बोलते रहते, मतलब जुंग भी बोलते हैं और युंग भी बोला जाता है, दो बोला जाता है। इन्होंने है ना व्यक्तित्व के तीन टाइप बताए हैं, व्यक्तित्व के 3 टाइप बताए हैं। एक बताया है अंतर्मुखी, एक बताया है बहिर्मुखी, और एक आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा कि कौन सा बताया है। ठीक है, जुंग महोदय ने 3 प्रकार के व्यक्तित्व बताए हैं, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, और एक आप लोग कमेंट करके हमको बताएंगे कि ये बताया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए कुछ आप लोग भी मेहनत कीजिएगा। ठीक है, तभी तो याद रहेंगे कि हमने ये पढ़ा था कि हाँ 3 बताए हुए थे, 2 हमने बता दिए, एक अब आप बताएंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट लास्ट पर आते हैं फ्रेंड्स। लास्ट पर आते हैं, अधिगम करता हेतु अधिगम का मुख्य आधार होता है। अधिगम करता हेतु अधिगम का मुख्य आधार होता है परिपक्वता। ठीक है फ्रेंड्स, जो अधिगम करता है, ठीक है, मतलब सिखाने वाला है, तो उस सिखाने का उसका मुख्य आधार क्या होता है? परिपक्वता, कि बालक में क्या आए, परिपक्व आए। हम ऐसी चीज़ें सिखाएं, उसको ऐसी चीज़ लर्न करवाएं कि बालक में क्या आ जाए, परिपक्वता आए बालक में, वो चीज़ बालक सीख जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों के लिए मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम व्यू की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग इन क्वेश्चनों को 1-2 बार वीडियो देख लीजिएगा, तो आप लोगों से बनने लगेंगे। जो चीज़ आपसे नहीं बनती है या जो चीज़ आपसे क्वेश्चन नहीं बनते, उनको आप लिख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है, जैसे जो क्वेश्चन आपसे बनते हैं तो कोई बात नहीं, उनको छोड़ दो, लेकिन जो क्वेश्चन आप लोगों को इम्पॉर्टेंट लग रहे हैं एग्ज़ाम व्यू की दृष्टि से, तो उनको आप लोग क्या कर लें कि उनको आप लोग एक कॉपी बना लें, उसमें नोट करते जाएं। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेके आया करूँगी, ताकि आप लोग क्वेश्चन भी करते जाएंगे, साथ साथ में थ्योरी भी करते जाएंगे, क्योंकि थ्योरी आप लोगों को समझ में भी आना चाहिए कि क्वेश्चन इस टाइप से भी बनते हैं। तो मैं थ्योरी भी पढ़ाऊँगी आप लोगों को, लेकिन साथ साथ में आप लोगों को क्वेश्चन भी देती जाऊँगी, ताकि आप लोगों को क्वेश्चन देख के पता रहे कि जो भी मेरे नए भाई बहन हैं वो देख रहे होंगे, तो उनको ये पता चले कि क्वेश्चन ऐसे आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यदि आप लोगों को मेरा जो वीडियो जो पसंद आया, और मेरा ये छोटा सा प्रयास है आप सभी के लिए कि मैं आप लोगों को इतना दे पाऊँ कि आप लोग हाँ एटलीस्ट 125-130 नंबर आप लोग लेके आए। मेरा तो उद्देश्य यही है पढ़ाने का कि मैं आप लोगों को इतने नंबर लेके दिलाऊंगी। लेकिन ये है कि फ्रेंड्स आप लोगों को भी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी मैं ये चीज़ कर सकती हूँ। ठीक है, कि आप लोगों को इतने नंबर आप लोगों को आ सकते हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि जो हमारे वर्ग 1 और वर्ग 2 के जो एग्ज़ाम हुए थे, है ना, तो उसमें जो 90 नंबर लेके लोग आए हैं, उनका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, 90 नंबर 100 नंबर से कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो 130 एक के ऊपर 130 प्लस लेके आएंगे, तभी आप लोगों का कुछ हो पाएगा, तभी हम उम्मीद रख सकते हैं कि हाँ हमारा होगा। नहीं तो 100 नंबर 50 नंबर 90 95 से कुछ नहीं होता फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप लोग मेहनत कीजिएगा बहुत अच्छे से। चलिए फिर हम आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो फिर से लेके आएंगे, और जल्दी से जल्दी अब हम बाल मनोविज्ञान की भी वीडियो डालेंगे आप लोगों के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, और नोट्स भी मैं तैयार कर रही हूँ, बाल मनोविज्ञान के नोट्स बन रहे हैं आप लोगों के लिए, जिसको भी लेना हो वो ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, थैंक यू।